हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, कैसे दो सरफेसेस आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। सेकेंड क्लास में जो है हमने ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है पैरेलली में और सीरीज में, उनके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है, थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, जैसे कि पावर हमने पढ़ रखा है, ठीक, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है, एक एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। पावर के लिए फॉर्मूला होता है, पावर जो होती है वो होती है करंट इनटू वोल्टेज की प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। पी को, पावर को पी से डिनोट करते हैं, करंट को आई से और वोल्टेज को वी से। तो पावर यहाँ पे किसके बराबर आ गई, करंट की और वोल्टेज की, दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आ गई, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो वॉट होती है। वॉट में क्या करते हैं, हम पावर को मापते हैं। इसके अदर यूनिट देखी जाए तो किलोवाट होती है, किलोवाट होती है, और अनदर यूनिट भी होती है इससे बड़ी, लेकिन एसआई यूनिट पूछी जाती है मोस्टली, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो वॉट है। इसके बाद है कि जैसे हमारे पास घरों में जो मीटर लगे होते हैं उनके अंदर जो यूनिट आती हैं वो किलोवाट आवर में होती हैं, किलोवाट आवर में होती हैं। तो एक जो किलोवाट आवर है वो किसके बराबर होता है, वो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000 के बराबर होता है। जैसे कि वोल्ट इंटू एम्पियर तो पावर के बराबर हो गया है ना। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास किलोवाट आवर में उसकी वैल्यू आ जाएगी। किलो, किलो से मतलब किलोवाट, ये क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट, और आवर जो है ये किसकी यूनिट हो जाएगी, टाइम की यूनिट हो जाएगी। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें और अगर 1000 से उसको डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाएगी। एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। लेकिन जितने भी यूनिट हैं हम क्या करेंगे, उसको किलोवाट आवर में हमें अगर दे रखा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज दे रखी है, मान लो 220 वोल्ट है। घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई होती है, जिस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है, ठीक है, और 50 हर्ट्ज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। करंट जो है वो 5 एम्पियर दे रखा है। अब हमें ये पूछा है कि इसके अंदर कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पे सप्लाई होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो यहाँ पे हमें मान लो टाइम दे रखा है। टाइम हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो हमने से पूछा जाए कि 10 आवर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे सप्लाई होगी यूनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एम्पियर करंट से, तो 5 एम्पियर करंट है इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1000 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे देखो कि अगर 220 वोल्ट के बल्ब को 5 एम्पियर जो करंट हमें प्रोवाइड करवाता है, 10 आवर के लिए उसको अगर ऑन रखा जाता है तो वहाँ पे जो है 11 यूनिट की जो है वो वहाँ पे पावर सप्लाई हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी किलोवाट आवर की वो क्या आ जाएगी, 11 किलोवाट आवर या फिर 11 यूनिट आ जाएगी। तो ये ऐसे हमें बताना होता है क्वेश्चंस में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको ये अगर फॉर्मूला पता है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आगे देखो क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है। जब भी कोई हमारे पास कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के अंदर अगर एच हीट है, ठीक है, एच हीट को हम एच से डिनोट कर रहे हैं।
I जो है ये क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे H जो है वो किसके बराबर आएगा, I स्क्वायर RT के बराबर आएगा। I जो है यहाँ पे क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे इसको हम जूल्स लॉ बोलते हैं। जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो क्या होती है, करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो टेम्परेचर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन तीनों को मिला के ये जो है हीटिंग इफेक्ट बनाया गया, जूल्स लॉ बनाया गया। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें अलग अलग वैल्यू दी मिलेंगी, करंट की, आई की, टी की, ठीक है, आर की वैल्यू हमें दी मिलेगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आगे का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन क्यू के बराबर होता है। और एफ हमने देखा था पीछे कूलम्ब्स लॉ के अंदर, एफ क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे अगर हम एफ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, तो एक जो चार्ज है वो इसके डिवाइड में दे रखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि E जो है वो क्या होता है, F अपॉन Q के बराबर होता है। और अब F की वैल्यू रखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे K कांस्टेंट भी होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q अपॉन आर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी, केमिकल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेल की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से सेल होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो रेडियो के अंदर, रिमोट के अंदर जो सेल्स यूज करते हैं वो हमारे इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। उसमें एक पार्ट कैथोड होता है और एक पार्ट एनोड होता है, और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और जब वो केमिकल पूरे तरीके से यूज हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो ड्राई सेल होता है, तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका लाइफ टाइम कुछ ही टाइम का होता है। तो यहाँ पे ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी है, सेल की है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसमें सिर्फ एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि नॉन यूजेबल हैं, एक बार ही यूज होंगे, दोबारा जो है उनको हम क्या नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल जो है वो क्या है, वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल है और लेक्लेंसी सेल है। तो ये चारों जो टाइप के सेल होते हैं ये सारे ही क्या हैं, प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सेल क्या होता है। एक बार सेकेंडरी सेल देख लेते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल वो सेल होते हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, बार बार जिनको यूज़ कर सकते हैं, जिनको चार्ज करके हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेल। जो कि व्हीकल्स के अंदर बैटरियां रखी जाती हैं, जैसे कि हमें पता है कि सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। तो जो व्हीकल्स के अंदर बैटरीज लगी होती हैं, कोई भी व्हीकल हो गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर गाड़ी हो गई, तो उन सब के अंदर जो रखी होती हैं बैटरीज, वो क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, वो चार्ज हो जाती हैं दोबारा से, रीयूजेबल होती हैं। एक बार यूज़ करने के बाद हम उनको क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कुछ एमरजेंसी लाइट का कोई सोर्स है
वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी जो बैटरी लगी होती है वो भी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है, तो वो सेकेंडरी सेल में आएंगे। अब एक बार सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से, कौन से सेल किस टाइप की होती है, किसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देखो ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होती है, ड्राई सेल, हर एक सेल के अंदर क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। जैसा कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट क्या करता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये एक सेल की संरचना होती है, उसमें क्या होता है कि एक कोई भी एक ऐसा केमिकल होता है लिक्विड फॉर्म में जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में हेल्प करता है। उसमें एक जो मेटल होती है वो कैथोड का काम करती है और एक मेटल एनोड का काम करती है, और वो दोनों कैथोड और एनोड एक वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है एक मेटल से दूसरे मेटल के अंदर, तो करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसमें जनरेट हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक सेल की स्ट्रक्चर बनती है, संरचना बनती है। सबसे पहले देखो ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर जो कार्बन की छड़ होती है, जो कार्बन होता है वो क्या करता है, एक एनोड का काम करता है, ठीक है। जिंक जो है वो कैथोड का काम करता है, और मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, MgO2 और NH4Cl, ये जो है ये लिक्विड का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन एनोड का, जिंक कैथोड का, और इस दोनों के दोनों जो ये रोड्स हैं कार्बन की और जिंक की, ये डिप होती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राई सेल, टॉर्च के अंदर, रेडियो के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो हर जगह यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमोट के अंदर, तो ये ड्राई सेल्स का यूज़ करते हैं। एक ही बार ड्राई सेल को यूज़ किया जा सकता है। फिर देखो वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल भी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होता है। वोल्टिक सेल के अंदर क्या होता है, वोल्टिक सेल जो है 1799 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, और इसका जो ईएमएफ होता है वो 1.08 वोल्ट होता है। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू है एक, कि वो कितना फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो वोल्टिक सेल के अंदर कॉपर की रोड होती है, एक जिंक की रोड होती है, और उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, चार्ज की मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को जनरेट करते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर जो है क्या होता है, करंट जनरेट हो जाता है। उसके बाद देखो क्या है, लेक्लेंसी सेल। लेक्लेंसी सेल के अंदर क्या होता है, जिंक एक एनोड का काम करता है, कार्बन क्या करता है, एक कैथोड का काम करता है, और NH4Cl अकेला क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन की तरह इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो सेल है ये भी क्या है, लेक्लेंसी सेल, ये भी प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो इसका ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल है, टेलीफोन है, तो इन सभी के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेल क्या होता है, सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सेल की स्ट्रक्चर होती है, बाहर से हमें ऐसा दिखता है सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, 2 और मोर सेल को हम कनेक्ट कर दे तो वो बैटरी बना देते हैं। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो कि एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उनको यूज़ नहीं कर सकते। एक ही बार जो उनकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज करके हम चार्ज करके बार बार क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स बताए हैं। ड्राई सेल के अंदर क्या कैथोड होता है, क्या एनोड होता है। बेसिकली एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है, और एक सॉल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, लेक्लेंसी सेल और इनके बारे में हमने क्या है, डैनियल सेल, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा आज यहीं इतना ही करते हैं,
और आगे का जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।